हाँ तो नमस्कार जी, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और बेहतरीन रूप से पढ़ाई में लगे हुए होंगे। ठीक है, और पाठशाला एकेडमी के माध्यम से आप सभी बेहतरीन रूप से पढ़ पा रहे होंगे। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं हिंदी के चैप्टर नंबर 1 गोधूली का, है ना, गदखंड पढ़ने वाले हैं, जिसका पहला चैप्टर जो दिया गया है वह आप लोग का दिया गया है श्रम विभाजन और जाति प्रथा। तो उसको हम लोग शुरू कर रहे हैं। आज हम लोग का भी हिंदी भी शुरू हो जाएगा, तो आगे हम लोग फिर कंटिन्यू करते चलेंगे। एक एक दिन आप लोग को रियली है ना, मतलब कि है ना, एक एक दो दिन पर आप लोग को गदखंड, काव्यखंड, बहुत सारी फिर संस्कृत की किताबें से चैप्टर, सभी चीज़ आप लोग को ढंग से पढ़ाया जाएगा। ठीक है बच्चों, तो अभी हम लोग क्या करेंगे, अभी हम लोग पढ़ने वाले हैं गदखंड के, गोधूली के गदखंड चैप्टर नंबर 1 श्रम विभाजन और जाति प्रथा। ठीक है, इसका आज वन शॉट हम लोग देख लेंगे। जितने भी टॉपिक होंगे, जितने भी इसमें है ना, इसमें कहानियाँ होंगी, सभी चीज़ को आज हम लोग समझ लेंगे। और कल के दिन हम लोग इसका क्या करेंगे, कल के दिन हम लोग इसका करेंगे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। ऑब्जेक्टिव एंड सब्जेक्टिव क्वेश्चन, किस प्रकार से सब्जेक्टिव क्वेश्चन आते हैं, किस प्रकार से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आते हैं, सभी चीज़ें आप लोग को कराई जाएगी। ठीक है, कोई दिक्कत तो बात नहीं है, कोई दिक्कत की बात नहीं है सर जी। ठीक है, चलिए आइए, तो हम लोग कभी क्या पढ़ने वाले हैं, क्लास 10th के हिंदी हम लोग पढ़ने वाले हैं। क्या पढ़ने वाले हैं बाबू, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 10th का हिंदी। ठीक है, चलिए, है ना, तो ध्यान दीजिएगा बच्चों। ठीक है, ध्यान दीजिएगा आप सब। ठीक है बच्चों, यहाँ पर है ना, ध्यान दीजिएगा। चलिए ठीक है, तो हम लोग आगे बढ़ जाते हैं कि हम लोग क्या पढ़ने वाला है। क्लास 10th के हिंदी गोधूली गदखंड का ये पहला चैप्टर है, जिसका नाम है आप लोग का श्रम विभाजन और जाति प्रथा। नाम से ही बहुत अच्छा है ना लग रहा होगा आप लोगों को कि श्रम विभाजन। श्रम मतलब क्या होता है, काम। श्रम मतलब क्या होता है, काम। विभाजन मतलब होता है बांटना, काम बांटना। किसके आधार पर, तो जाति प्रथा, जाति के आधार पर काम को बांटना श्रम विभाजन और जाति प्रथा कहलाता है। ठीक है, इतना बात समझ में आया। यह जो है वह निबंध है ना, ये क्या जो है, ये श्रम विभाजन और जाति प्रथा जो है वह कौन सी विधा है ना। क्वेश्चन में डायरेक्ट ऑब्जेक्टिव में पूछ सकता है, यह पूछता है कि यह कौन सी विधा है, श्रम विभाजन और जाति प्रथा जो है वह कौन सी विधा है। तो आप लोग क्या कहिएगा बच्चों, आप लोग क्या कहिएगा, है ना, आप लोग क्या कहिएगा, तो आप लोग कहिए कि सर ये जो है वह क्या है, निबंध है। क्या है बच्चों, यह आप लोग का निबंध है, याद रखना। ये क्या है बच्चों, निबंध है। इसके लेखक कौन है, फटाफट से बताइए कि श्रम विभाजन है ना और जाति प्रथा के लेखक कौन है। तो आप लोग को है ना, ये देखिए लेखक परिचय यहाँ पर लिखा गया है। लेखक का नाम क्या है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, जिनको हम लोग बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर भी कहते हैं। ठीक है, इनको बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर भी कहते हैं। ठीक है, इनका जो जन्म हुआ है वह 14 अप्रैल 1891 ईस्वी में महू मध्य प्रदेश, है ना, महू MP मध्य प्रदेश, इसका मतलब हुआ महू, महू या मेहू भी इसको पढ़ते हैं ना, मेहू और महू वही चीज हुआ। ठीक है, तो कब हुआ था, 14 अप्रैल 1891 ईस्वी में महू मध्य प्रदेश में हुआ था। और किस परिवार में, किस जाति में या किस परिवार में हुआ था, तो दलित परिवार या दलित जाति में हुआ था, है ना। ठीक है, और दलित जाति में कौन था, तो महार जाति। ठीक है, महार। ठीक है बच्चों, ये आप लोग को याद रखना कि इनका जो जन्म हुआ था वह 14 अप्रैल 1891 ईस्वी में महू मध्य प्रदेश में हुआ था। और यह किस ना परिवार में बिलोंग करते थे, तो दलित परिवार से बिलोंग करते थे। ठीक है, चलिए, इनकी है ना पढ़ने के लिए ये कहाँ कहाँ गए थे, तो ये अमेरिका, मतलब कि अच्छी शिक्षा प्राप्त करने के लिए यह अमेरिका गए थे और तथा इंग्लैंड गए थे। पहले अमेरिका गए थे, उसके बाद फिर इंग्लैंड गए थे। ठीक है बच्चों, है ना, उसके बाद इंग्लैंड गए थे। स्वदेश में कुछ समय आकर वकालत की भी काम किए थे। अब वहाँ है ना, जो अमेरिका गए थे, अमेरिका और इंग्लैंड, यह गए थे वकालत की पढ़ाई करने के लिए, है ना। ये भीमराव जो अम्बेडकर है वह यह, ठीक है ना, यह अमेरिका और इंग्लैंड वकालत की पढ़ाई करने के लिए गए थे। तो वहाँ से आए तो अपने देश में, स्वदेश भारत में, है ना, कुछ समय के लिए वकालत का भी काम किए थे, वकील बनकर काम किए थे। ठीक है, वकील बनकर काम किए थे। इनके जीवन के बारे में, इनका जीवन के प्रमुख है ना, ठीक है, ये व्यक्ति कौन है, प्रमुख व्यक्ति मतलब कि जिनसे ये प्रेरित थे, है ना, जिनकी ठीक है सोचों पर ये चलना चाहते थे, जिनका सोच से इनका बिलोंग करता था, इनका सोच और उस व्यक्ति का सोच जो है वो बिलोंग करता था, मिलता जुलता था। तो इनका क्या था, तो बुद्ध से ये बहुत प्रेरित थे। बुद्ध से मतलब भगवान बुद्ध जो हैं उनसे बहुत ज़्यादा प्रेरित थे। कबीर से प्रेरित थे। ठीक है, कबीर से। ठीक है, और ज्योतिबा फूले, है ना, ज्योतिबा फूले से ये क्या थे, प्रेरित थे, मतलब इनकी भावनाओं पर चलते थे, इसके है ना, इनके आदर्शों पर चलते थे, पालन करते थे। कौन, ये डॉक्टर भीमराव अंबेडकर करते थे।
इनका अन्य नाम, बहुत सारे नामों से इनको जाना जाता है, जैसे में बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर, बाबा साहेब भी हम लोग इसको बोलते हैं, इनको बोलते हैं संविधान जनक भी बोलते हैं, संविधान निर्माता भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? संविधान निर्माता, है ना, संविधान निर्माता भी कहते हैं, ठीक है, संविधान निर्माता भी कहते हैं। फिर बच्चों देखिएगा कि ये प्रमुख रचना और इनके द्वारा जो प्रमुख रचनाएं की गई है वह क्या है, देखिए ध्यान दीजिएगा। द कास्ट इन इंडिया के लेखक कौन है? तो आप लोग को याद रखना है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, ठीक है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। द कास्ट इन इंडिया बहुत सारा है, ये प्रमुख चीज़ें हैं, है ना, बहुत सारे इनके द्वारा लिखी गई लेखें हैं, है ना, किताबें हैं, लेकिन ये प्रमुख है। दूसरा आप लोग का यहाँ दिया गया है क्या कि एनिहिलेशन ऑफ कास्ट, एनिहिलेशन ऑफ कास्ट, एनिहिलेशन ऑफ कास्ट याद रखिएगा, ठीक है। चलिए इन दिनों के बारे में आप लोग याद रखिएगा और भी बताएंगे आप सभी को, आगे बढ़ेंगे, ठीक है। ये देखिएगा कि संपूर्ण वाड्मय, है ना, संपूर्ण वाड्मय का मतलब समझते हैं? संपूर्ण वाड्मय का मतलब हुआ ना कि इनके द्वारा जितने भी चीज़ें लिखी गई है, जितने भी किताबें, जितने भी पत्र, जितने भी निबंध, जितनी भी चीज़ें लिखी गई है वह, है ना, उनके द्वारा जो लिखी गई है उसको 21 खंडों में प्रकाशित किया गया है। 21 खंडों में प्रकाशित किया गया है, क्यों? क्योंकि, है ना, उनके बारे में वो बहुत अच्छे व्यक्ति माने जाते हैं, उनको, है ना, वो बहुत अच्छे सोच वाले व्यक्ति माने जाते हैं। तो उनके बारे में अपने देश को, है ना, अपने मतलब भारत को और भी देश, दुनिया के जितने भी है ना, विश्व के जितने भी देश हैं उनको इनके बारे में जानने का इच्छुक हुआ, है ना, मतलब कि जानने की इच्छा जगी। तो इसमें, है ना, भारत सरकार ने क्या किया कि संपूर्ण वाड्मय मतलब इनके द्वारा जितने भी चीज़ें लिखी गई है उसको 21 खंडों में प्रकाशित किया गया कि जाइए आप सभी भी पढ़िए कि इनके गुण क्या थे, इन्होंने क्या क्या लिखा था अपने, है ना, जीवन में, अपने भी जीवन में। सभी लोग अपने अपने कुछ कामों को लिखते हैं, है ना, सब बताना थोड़ा है, जो क्या है कि जो प्रमुख व्यक्ति हैं उनके बारे में जानने का इच्छा रहता है ना, रहता है। तो उस प्रकार से इनके वाड्मयों को 21 खंडों में प्रकाशित किया गया है, ठीक है, समझिएगा आप। एनिहिलेशन ऑफ कास्ट, और जितने भी ये जो चीज़ लिखते थे, जितने भी चीज़ें लिखते थे, जैसे द कास्ट इन इंडिया, एनिहिलेशन ऑफ कास्ट, जितने भी चीज़ें ये लिखते थे वो है ना, डायरेक्ट इंग्लिश में लिखते थे। क्या लिखते थे? इंग्लिश में लिखते थे, ठीक है बच्चों। यह लिखते थे, जितने भी चीज़ें हैं इनके द्वारा जितनी भी रचनाएँ की गई है वो डायरेक्ट इंग्लिश में करते थे। तो इसलिए, है ना, और हम लोग क्या पढ़ते हैं, हम लोग तो हिंदी के बुक में पढ़ रहे हैं, या हिंदी भाषी हैं, है ना, तो हम लोग कैसे पढ़ेंगे? हमको तो नहीं इंग्लिश पढ़ने आता है, तो कैसे पढ़ेंगे? तो उसको पढ़ने के लिए, है ना, ठीक है, उसको पढ़ने के लिए, एनिहिलेशन ऑफ कास्ट को पढ़ने के लिए ललय सिंह यादव ने उसको हिंदी में लिखा, उसको हिंदी में रूपांतरित किया कि हाँ जो हिंदी में पढ़ने वाले हैं वो कैसे पढ़ेंगे? जो इंग्लिश पढ़ते हैं वो तो पढ़ ही लेंगे, लेकिन जो हिंदी में पढ़ने वाले हैं द एनिहिलेशन ऑफ कास्ट के बारे में, है ना, उसमें बहुत सारा मतलब जातियों के बारे में उसमें वर्णन किया गया है। तो इसमें, है ना, ललय सिंह यादव ने उसको क्या किए? हिंदी में रूपांतरित किए कि ताकि जो हिंदी भाषी लोग हैं, जो हिंदी पढ़ना पसंद करते हैं, जो हिंदी पढ़ते हैं, उनके, है ना, वो भी इसके बारे में पढ़ सके, एनिहिलेशन ऑफ कास्ट के बारे में वो भी पढ़ सके। तो इतनी बातें आप लोगों को पसंद आई, है ना। अब देखिए ये इनके बारे में इंट्रोडक्शन हो गया, इनके बारे में ये, ठीक है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के बारे में इनका पूरा परिचय हो गया, ठीक है, इनका पूरा परिचय हो गया। ये चीज़ जो दिया गया है ये इनका पूरा परिचय दिया गया है। अब हम लोग जो पढ़ेंगे अब इसकी कहानी, इस निबंध में क्या ये जो लेखक है इसमें क्या बताना चाहते हैं, ये तो हम लोग उनके परिचय के बारे में, लेखक परिचय, ये सब चीज़ें, है ना, ये सब जो चीज़ें हैं वो लेखक परिचय में आती है। अब हम लोग बढ़ेंगे कि इसके निबंध में क्या कहा गया है, इस चैप्टर में क्या क्या बताया गया है, लेखक के द्वारा क्या क्या बताया गया है, उसके बारे में हम लोग बढ़ेंगे। बच्चों पहले आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं, हम लोग आगे बढ़ते हैं, ठीक है, हम लोग आगे बढ़ते हैं बच्चों, ठीक है, हम लोग आगे बढ़ते हैं, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। चलिए चलिए बच्चों, ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं, ध्यान दीजिएगा यहाँ पर, समझिए बच्चों, ठीक है। और है ना, क्वेश्चन जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लगाना होगा आप सभी को, तो कल क्लास फिर होगा, है ना, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कल आप लोगों का क्लास होगा, ठीक है। चलिए इनकी जो मृत्यु हुई वह दिसंबर 1956 ईस्वी में दिल्ली में हो गया, ठीक है। इनकी जो मृत्यु, है ना, मृत्यु हुई डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जो मृत्यु हुई है ना कि कहाँ हुआ था? दिल्ली में हुआ था, और दिसंबर 1956 ईस्वी में हुआ।
है ना। इनका जो मृत्यु हुआ वह 1956 ईस्वी में दिसंबर में दिल्ली में हुआ था। ठीक है, चलिए आइए कहानी में बढ़ जाते हैं कि कहानी बहुत रोमांचक होने वाला है, बहुत अच्छा कहानी होने वाला है। आइए बढ़ते हैं कि क्या होता है। एक तरफ क्या है, ये हमारे है ना बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर हैं, है ना, भीमराव अंबेडकर हैं। और ये जो है इधर जो है ना एक दो बनाए हैं, इनको हम लोग क्या बोलेंगे, जातिवाद के पोषक, मतलब कि जाति मानते हैं ये। ठीक है, ये जो है ना, ये जो व्यक्ति है ना, ये क्या है, जातिवाद के पोषक, जातिवाद को ये मानते हैं। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं कि ये जातिवाद के पोषक हो गए और ये भीमराव अंबेडकर हो गए। ठीक है, तो इस कहानी में यह बताया गया है, इसमें यह बताया गया है कि जाति प्रथा क्या है। ठीक है, जाति प्रथा क्या है ना, जाति प्रथा क्या है ये बोलते हैं। ठीक है, अपने भाषण में बोलते हैं, ये सभी चीज़ें ये अपने आप में महसूस करते हैं और इसके बारे में बोलते हैं कि जाति प्रथा, जाति के आधार पर है ना बहुत सारे भेदभाव होते हैं। ठीक है बच्चों, जाति के आधार पर बहुत सारे भेदभाव होते हैं। ऊंची जाति, निम्न जाति, अगड़ी जाति, पिछड़ी जाति, इस प्रकार से बहुत सारी चीज़ें होती है। ठीक है, लेकिन है ना, लेकिन क्या है ना कि जाति प्रथा के कारण बहुत सारे जो वर्ग हैं वो विकास नहीं कर पाते हैं ना, बहुत सारे वर्ग जो हैं वो विकास नहीं कर पाते हैं, है ना, उन्हें बहुत नीचे माना जाता है या जो भी कह सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आप लोगों को समझना है कि जाति प्रथा के कारण क्या होता है, श्रम विभाजन भी होता है। जाति प्रथा के कारण क्या होता है, श्रम विभाजन। श्रम मतलब क्या हो गया, काम का विभाजन। जाति पर क्या होता है कि श्रम विभाजन, काम का विभाजन। जैसे किसी भी व्यक्ति का बढ़ी जाति में हुआ है जन्म तो वो क्या होगा, बढ़ी बनेगा, है ना। ठीक है, लकड़ी वाला काम करेगा। ठीक है, नाई जाति में हुआ तो क्या बनेगा, है ना, बाल बनाएगा। इस प्रकार से बहुत सारी चीज़ें होती है। ठीक है, बहुत सारी चीज़ें होती है ना। ठीक है, बहुत सारी चीज़ें हैं, है ना, बहुत सारी चीज़ें हैं। तो इसमें क्या है कि श्रम विभाजन, श्रम भी विभाजित होता है किस पे, तो जाति के आधार पर काम का भी विभाजन होता है। ठीक है, जाति के आधार पर काम का भी विभाजन होता है और सभी बहुत सारी जातियां हैं। ठीक है, आर्थिक पहलू, आर्थिक पहलू ये देखिए क्या है ना कि देखिए क्या हो गया कि जाति के कारण क्या हो गया कि उसके काम का विभाजन हो गया। जाति के कारण क्या हुआ, उसके काम का, बच्चों आवाज़ जा रहा है आप लोग को, आवाज़ जा रहा है ना, चलिए तो है ना, ये देखिए तो जाति के आधार पर श्रम का भी विभाजन होगा। ठीक है, और उसके बाद मान लीजिए कि किसी व्यक्ति को वह काम करने में मन नहीं लगता है, जैसे कोई है ना, ठीक है, कोई भी, ठीक है, तो है ना, मान लीजिए कि किसी का जन्म हुआ बढ़ी जाति में, तो उसको लकड़ी वाला काम करने में मज़ा नहीं आता, मन नहीं लगता, उसको आता है काम करने में दूसरा कुछ काम, फैक्ट्री में चाहे कुछ भी काम करना चाहता है। लेकिन जाति प्रथा के कारण क्या होता है कि वह जिस जाति में पैदा हुआ है वही काम वह करेगा। ठीक है, तो यह जाति प्रथा का एक ठीक है ये खराब अथी है ना। और आर्थिक पहलू, अब देखिए तो आर्थिक पहलू वही होगा जिसको, देखिए जाति प्रथा के कारण क्या है, जिसको इस काम को करने में मन नहीं लगता है। ठीक है, जिसको अपने काम में करने में मन नहीं लगता, वो दूसरा काम करना चाहता है, लेकिन उसको दूसरा काम करने नहीं दिया जाता है। ठीक है, तो उसमें क्या होगा कि आर्थिक पहलू, तो इसके कारण क्या होगा, जो उसको आ रहा है वो तो करने उसको नहीं मिल रहा है, और जो उसको नहीं आता है वो करने मिल रहा है, तो उसमें पैसा आएगा, उसको नहीं आएगा, तो क्या होगा, आर्थिक रूप से भी क्या हो जाएगा वो। ठीक है, देखिए तो ये जो जाति के कारण बहुत सारे रिलेट होते हैं, क्या होते हैं कि जाति के कारण कम से है ना, पहले क्या होगा कि श्रम का विभाजन हो जाएगा, काम का बंटवारा हो जाता है। फिर दूसरा नंबर बात है कि आर्थिक रूप से वो क्या हो जाएगा, गरीब हो जाएगा। गरीब क्या होगा, देखिए जो निम्न जाति के होते हैं वो क्या होते हैं, गरीब होते हैं, है ना। ऐसा भी माना जाता है, क्यों माना जाता है, क्योंकि उनको ठीक है श्रम के आधार पर बांट दिया जाता है, वह दूसरे काम नहीं कर सकते हैं, और जिनको है ना उसको दूसरी चीज़ में रुचि है लेकिन वो नहीं कर पाते हैं, इसलिए वो क्या होते हैं, गरीब रह जाते हैं। वो आर्थिक पहलू है ना उस पर आ जाता है। फिर क्या आ गया कि गर्भ में ही क्या है, गर्भ में ही तय हो जाता है कि कार्य, गर्भ में ही तय हो जाता है, मतलब है ना माँ के पेट में ही क्या होता है, ये काम तय हो जाता है कि वो क्या करेगा, है ना, वो क्या करेगा, है ना। ये लेखक ये सब बोल रहे हैं, लेखक के अनुसार ये बोल रहे हैं, ये लेखक सब बोल रहे हैं कि गर्भ में ही क्या होता है ना कि बच्चे का क्या होता है कि तय हो जाता है कि वो बड़ा होकर क्या करेगा, काम आगे चलकर क्या हुआ काम करेगा। ये क्या होता है, ये जाति प्रथा के कारण है ये। ठीक है, और लोकतंत्र की ये इस प्रकार से क्या होता है, लोकतंत्र विकास नहीं कर पाता है। ठीक है, जाति प्रथा के कारण क्या होता है कि लोकतंत्र जो है वो विकास नहीं कर पाता है, क्योंकि देखिए लोकतंत्र में क्या है ना कि देखिए लोकतंत्र होता है कि जिसको
जिस व्यक्ति को पसंद है ना, जिस व्यक्ति को है ना जो आदमी पसंद है उसको वोट देता है। लेकिन जाति प्रथा के कारण क्या होता है कि जो जाति से खड़ा हुआ, मान लीजिए कि है ना, ठीक है, कोई निम्न वर्ग से खड़ा हुआ है कोई व्यक्ति, है ना, कोई निम्न वर्ग से कोई व्यक्ति खड़ा हुआ है, और जो निम्न वर्ग के जो समाज के लोग हैं वो उन्हीं को वोट देते हैं। तो ये क्या हो जाता है कि ये जाति प्रथा के कारण है। इसलिए क्या होता है, लोकतंत्र सफल नहीं हो पाता है, लोकतंत्र और विकास नहीं कर पाता है, ठीक है। क्योंकि अब देखिए अपने ये हो गया कि जाति के आधार पर लोकतंत्र हो गया। क्या हो गया, ये जो लोकतंत्र हो जाता है वो जाति के आधार पर हो जाता है। क्या होता है ना, जाति के आधार पर वोट दिया जाता है। जो जिस जाति से है उसको ये इस प्रकार से वोट दिया जाता है। तो ये लोकतंत्र जो है वो विकसित नहीं हो पाता, नहीं बढ़ पाता है, उसने ही में रह जाता है, जातीय करते करते रह जाता है, ये लोकतंत्र का विकास नहीं हो पाता है, ठीक है। इस चीज़ को और भी हम लोग अच्छी तरीके से, है ना, तो इतना बात आप लोग को समझ में आया होगा बच्चों, इतना बात आप को समझ में आया होगा, फटाफट से पहले लिखिए, है ना। इस चीज़ को और भी हम लोग कहानी के रूप में बहुत ही अच्छी तरीके से अब शुरू करते हैं, ठीक है बच्चों। अब हम लोग शुरू करते हैं, पहले इसका स्क्रीनशॉट ले ले, फिर आगे हम लोग बढ़ेंगे, ठीक है। चलिए, है ना, चलिए, ठीक है। आइए बच्चों, आइए फटाफट से आप सभी लोग आ जाइए। चलिए आप सभी लोग आ जाइए, चलिए, ठीक है ना। अब देखिए आगे बढ़ते हैं, हम सब आगे बढ़ते हैं, ठीक है। चलिए इस चैप्टर को फिर से हम लोग, है ना, फिर आप लोग के स्क्रीन पर गया होगा स्लाइड, देखिएगा बच्चों, ठीक है ना, देखिएगा आप सब, इसको आप लोग सब देखिएगा, ठीक है। कहता है ना, क्या है ना, ध्यान दीजिएगा यहाँ पर, समझिएगा बच्चों, है ना, कहता है, ठीक है। चलिए अब देखिए, है ना, देखिए लेखक परिचय आप लोग का दिया गया है बच्चों, देखिए यहाँ पर दिया गया है लेखक परिचय। लेखक परिचय में कहता है ना, जीवन परिचय उनके बारे में दिया गया है, लेखक के बारे में दिया गया है, जो भी हम लोग पढ़ाए हैं उसका रिवीजन फिर से कर लेते हैं। कहता है कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म 14 अप्रैल 1891 ईस्वी में महू मध्य प्रदेश में हुआ था, ठीक है। प्राथमिक शिक्षा के उपरांत उच्चतर शिक्षा हेतु ये न्यूयॉर्क गए थे, अमेरिका जो बताए थे अभी, अमेरिका गए थे, और उसके बाद इंग्लैंड गए थे, ठीक है, लंदन फिर तुरंत गए थे। वे अपने समय के सुपरहिट जनों में क्या थे, बहुत महान थे, मतलब वो अपने समय के, है ना, पढ़े लिखे लोगों में या होशियार लोगों में एक थे, ठीक है, उस अपने समय में। यह, ठीक है, बुद्ध, कबीर और ज्योतिबा फुले से प्रेरित बाबा साहेब अछूत महिलाओं और मजदूरों के मानवीय अधिकार व सम्मान दिलाने के लिए आजीवन संघर्ष करते रहे, है ना। बुद्ध, कबीर और ज्योतिबा फुले से ये प्रेरित थे और उन्हीं के आदर्श पर ये चलते थे, और इन्होंने प्रण लिया था, है ना, ये जीवन भर, है ना, काम करते रहे हैं अछूतों के लिए, महिलाओं के लिए और मजदूरों के लिए। ये जीवन भर अपना जीवन उसी में लगा दिए, है ना, पूरा संघर्ष उसके लिए किए। ये भारत के संविधान निर्माता में उनकी महती भूमिका है, मतलब बहुत ज़्यादा भूमिका है। ये इनको हम लोग जानते हैं कि इनको, है ना, संविधान निर्माता कहा भी जाता है, ठीक है, नाम में आप लोग अभी तुरंत पढ़ें, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, कहता है, ठीक है, यहाँ पर समझिएगा, ठीक, कहता है कि उनकी समूची बहुमुखीय, है ना, विद्वांत एकांत ज्ञान साधना की जगत मानव मुक्ति व जन कल्याण के लिए था। मतलब कि उनके अनुसार उनका जो जीवन है वो मानव मुक्ति, मानव कल्याण के लिए, जन कल्याण के लिए माना गया है। दिसंबर 1956 ईस्वी में इनका देहांत हो गया, इनका मृत्यु हो गया दिल्ली में, ठीक है ना, 1956 ईस्वी में, दिसंबर 1956 ईस्वी में इनका निधन हो गया बच्चों, ठीक है। इतना बात आप लोगों को समझ में आया, इतना बात आप लोगों को समझ में आया। देखिए इनकी प्रमुख रचनाएं, है ना, नीचे आप लोगों का स्लाइड आया होगा, इनकी प्रमुख रचनाएं जो दिया गया है वो ये देखिए 9 को दिया गया, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है आप लोग का, ये समझिएगा, जो 9 को जो दिया गया है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये बहुत सारी चीज़ें हैं, 10-20 को है, बहुत सारा चीज़ें, लेकिन उतना चीज़ आप लोग को नहीं यहाँ पर दिया गया है। आप लोगों को केवल और केवल दिया गया है जो मेन है, जो पूछे जाते हैं प्रश्न, जो पूछे जाते हैं प्रश्न। देखिए क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं, पर देखिए रचना पहला, देखिए द कास्ट इन इंडिया के बारे में पूछा जाता है, देयर मैग्नीज, ठीक है, इसके बारे में पूछा जाता है। फिर 2 नंबर का ज़्यादा पूछा नहीं जाता है, 3 नंबर भी नहीं पूछा जाता है। चौथा नंबर में पूछा जाता है हु आर शुद्राज, इसके बारे में क्वेश्चन पूछा जाता है कि हु आर शुद्राज किसके द्वारा लिखा गया है, हु आर शुद्राज के लेखक कौन है। बुद्धिज्म एंड कम्युनिज्म, इसके बारे में पूछा जाता है, ठीक है। फिर है ना, इनके देखिए प्रमुख लेख, ये रचना है, इसके बारे में आप लोग को याद रखना होगा। बुद्धा एंड हिज धम्मा, है ना, बुद्धा एंड हिज धम्मा, थॉट्स एंड लग्यूस्ट
स्टेट्स, ठीक है, द सड़ज एंड फॉल द हिंदू वीमेन और इनहेलेशन ऑफ कास्ट। ये जो चीज़ें हैं ये देखिए कौन कौन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट माना गया है। पहला नंबर, चौथा नंबर, पाँचवा नंबर, छठा नंबर और एक लास्ट इनहेलेशन ऑफ कास्ट 9 नंबर। ये जो रचनाएं हैं वे इस पर क्वेश्चन आई है, आप लोग को जरूर मिलेगा जब हम लोग कल क्वेश्चन कराएंगे, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जरूर कराएंगे तो उसमें आप लोग को जरूर मिलेगा, ठीक है, जरूर उसके मिलेगा, ठीक है। चलिए अगले स्लाइड में, अगला स्लाइड आ चुका है। कहता कि हिंदी में अंबेडकर का संपूर्ण साहित्य भारत सरकार के कल्याण मंत्रालय द्वारा 21 खंडों में प्रकाशित हो चुका है। क्या बोला कि हिंदी में अंबेडकर का संपूर्ण जो लिखा गया साहित्य है, कहानी है, निबंध है, उसको भारत सरकार ने 21 खंडों में प्रकाशित कर दिया गया है ना। भारत सरकार ने 21 खंडों में फैला दिया है पूरे भारत में, पूरे दुनिया में, कि इसको जिनको पढ़ने का मन है, जिनको भीमराव अंबेडकर के कहानियों के जो लिखे हैं वो उनके उसको बारे में पढ़ने का मन है तो वो पढ़ सकते हैं, उसके बारे में वो प्रकाशित कर दिया गया है, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अब देखिए है ना, अब देखिए इनकी प्रमुख रचनाएं अभी तुरंत आप लोगों ने पढ़ा, द कास्ट इन इंडिया, ये सब चीज़ें यहाँ आप लोग का दिया गया है, ठीक है। अब देखिए आप लोग का अगला दिया गया है, देखिए यहाँ पर दिया गया है कि साहित्य विशेषताएं, ठीक है, दिया गया आप लोग का साहित्य विशेषताएं। बाबा साहब के साहित्य में शोषित, पीड़ित एवं दलित जनों की आवाज़ उठाने का प्रयत्न किया गया था, ठीक है। बाबा साहब के द्वारा साहित्य में ये सब जो साहित्य लिखे गए हैं उसमें क्या लिखा गया है, तो उसमें लिखा गया है शोषित, पीड़ित और, ठीक है, महिलाओं के बारे में, दलितों के बारे में इसमें बहुत सारी चीज़ें बताई गई है कि ये उनके साथ गलत हो रहा है। इस प्रकार से उनको जागरूकता फैला रहे थे, उनमें जागरूकता फैला रहे थे कौन? बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर। उनका संपूर्ण साहित्य मानव मुक्ति और जन कल्याण के लिए ही था, ठीक है। वो पूरा जीवन, अपना आजीवन मतलब पूरा जीवन वो संघर्ष ही करते रहे, किसके लिए? तो ठीक है, मानव मुक्ति के लिए और जन कल्याण के लिए पूरा जीवन वो उसी में लगा दिए, ठीक है। जन कल्याण के लिए ही पूरा जीवन वो लगा दिए, ठीक है। अब देखिएगा अगला है ना आता है, ठीक है। अगला स्लाइड आप लोग के सामने कहता है कि भाषा शैली, ये जो है ना आप लोग को बताएं अभी कि जितने भी इनके द्वारा जो लेख लिखे गए हैं वह सभी चीज़ें जो है वो अंग्रेजी में लिखा हुआ था, बताया ना अभी तुरंत बताया कि अंग्रेजी में सब लिखा हुआ था। जैसे में देखिए भाषा शैली इनका क्या था, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के लेखन की भाषा जो था वह अंग्रेजी भाषा में था। उन्होंने चिंतन परक और है ना वर्णनात्मक शैली में लेखन किया था, ठीक है, लेखन किया था। उन्होंने क्या किया था कि अपने वो इंग्लिश में ही लिखते थे, केवल और केवल इंग्लिश में ही। जितने भी इनके साहित्य लिखे गए हैं वो सब इंग्लिश में ही आप लोग को मिलेंगे, और भले उसको हिंदी में कोई रूपांतरित किया होगा तो किया होगा। जैसे आप लोगों ने अभी जाना कि इनहेलेशन ऑफ कास्ट हिंदी रूपांतरण किसने किया था, तो ललई सिंह यादव ने। उसी प्रकार से अलग अलग साहित्य के अलग अलग हिंदी में रूपांतरित किए हैं अलग अलग लेखक, कहानीकार, ठीक है। चलिए ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग बढ़ते हैं पाठ परिचय में। पाठ में उन्होंने क्या क्या कहा है इसके बारे में बढ़ते हैं। पाठ में उन्होंने कहा है कि प्रस्तुत पाठ बाबा साहब द्वारा 1936 में लाहौर में आयोजित जाति पाति तोड़क सम्मेलन में अध्यक्षीय भाषण के रूप में तैयार किया गया था। ये सभी जो चीज़ें हैं वो क्या गया कहाँ, ये सब जो बता रहे हैं उन्हीं को वो लिख दिया गया, किसमें? साहित्य में लिख दिया गया है। यह जो भाषण दे रहे हैं वह 1936 ईस्वी में लाहौर में जाति पाति तोड़क सम्मेलन, एक सम्मेलन बुलाया गया था उनके, है ना। वो तो जीवन भर क्या किए थे, वह जातियों के लिए काम किए थे, है ना, निम्न जातियों के लिए बहुत ना काम किए थे। तो वो क्या है ना, वो जीवन भर वही काम किए थे, ठीक है। तो उसलिए इसके लिए जाति पाति तोड़क मतलब जाति के आधार पर जितने भी भेदभाव हो रहे थे उसको मिटाने के लिए लाहौर में एक सम्मेलन उनके द्वारा बुलाया गया था। उसमें उन्होंने कहा अंग्रेजी रूपांतरण जो है ना इनहेलेशन ऑफ कास्ट है उसका ललई सिंह यादव द्वारा हिंदी अनुवादित रूप है। ये जो जितनी भी चीज़ें वहाँ पर भाषण में दिए थे 1936 ईस्वी में लाहौर में, जितने भी चीज़ें वहाँ पर भाषण में ये दिए थे बाबा साहब भीमराव अंबेडकर, उसको हिंदी में कौन किए थे? तो ललई सिंह यादव किए थे हिंदी में, ताकि हमारे देश के जो हिंदी पढ़ने वाले लोग हैं उसको पढ़ सके। इस आलेख के माध्यम से लोगों में मानवीयता, सामाजिक सद्भावना, समरस
जैसे मानवीय गुणों का विकास करने का प्रयत्न किया गया है। ठीक है, और इसमें इसमें इस प्रकार से लिखा गया है, या इस प्रकार से है ना बाबा साहब ने कहा है कि है ना सभी व्यक्तियों में मानवता जग जाएगा, सामाजिक कार्यों में लगन हो जाएगा। इस प्रकार से बहुत सारे चीज़ों का विकास उनके अंदर होगा एनहिलेशन ऑफ कास्ट को पढ़ने के बाद। ठीक है, इतनी चीज़ें अच्छी अच्छी चीज़ें इसमें भाषण के रूप में दिया गया था। कहाँ पर? 1936 ईस्वी में लाहौर के जाति पाति तोड़क सम्मेलन में। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए अगला स्लाइड बोलता है, अब हम लोग अब पाठ में आते हैं, जिनके बारे में जितना भी परिचय था, ठीक है, वो सब चीज़ हम लोग पढ़ चुके हैं। इनका जन्म कब हुआ था, है ना, इनका जन्म कब हुआ, कहाँ हुआ, इनका अन्य नाम क्या है, इनके द्वारा जो रचना है वो क्या है। ठीक है, फिर बहुत सारी चीज़ें हैं, उनका मृत्यु कब हुआ, फिर ना इस प्रकार से है ना कहाँ कहाँ ये पढ़ने के लिए गए थे, इसके बारे में हम लोगों ने पढ़ लिया। अब हम लोग आते हैं पाठ का सारांश। इसमें पाठ में क्या दिया गया है? पाठ में दिया गया है क्या है? पाठ का सारांश, जातियों को बढ़ावा देने वाला, क्या है ना, ध्यान दीजिएगा यहाँ पर पहला पॉइंट है जातियों को बढ़ावा देने वाला। लेखक के अनुसार, लेखक कहते हैं ये सब जो चीज़ें कही जा रही है ये उनके द्वारा किसी सम्मेलन में कही जा रही है ना, सम्मेलन में कही जा रही है, किसी भाषण में कहा जा रहा है। कहते हैं कि लेखक के अनुसार आज समाज में कई लोग जातिवाद को बढ़ावा देने वाले हैं। अभी समाज में जातिवाद को बढ़ावा देने वाले बहुत सारे ऐसे व्यक्ति मिल जाएंगे। आधुनिक सब समाज में कार्यकुशलता के लिए श्रम विभाजन की आवश्यकता है। हाँ, आधुनिक इस युग में काम के लिए श्रम विभाजन की आवश्यकता है, किंतु श्रमिकों का विभाजन नहीं। जाति के आधार पर श्रमिकों का विभाजन नहीं। श्रमिक का विभाजन क्या हुआ कि जिसको जिस काम में मन लग रहा है वही काम करे, दूसरा काम नहीं करे, कि जिसमें मन रहा है उसको उल्टा काम दे दिया गया, मतलब जिसको नहीं मन लग रहा है उसमें उसको दे दिया गया। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। हाँ, ये ठीक है कि आधुनिक सब समाज में, ठीक है, श्रम विभाजन बहुत ज़्यादा जरूरी है ना, जरूरी है, तो ये तो ठीक है। अब वो कहते हैं कि जातिगत विभाजन से उच्च है ना ऊंच नीच की भावना उत्पन्न होती है। जाति के आधार पर विभाजन से ऊंचे जाति निम्न जाति इस प्रकार से क्या होती है, भावना उत्पन्न होती है, जो भारत के अलावे अन्य देश में नहीं पाई जाती है। कौन बोल रहे हैं? ये बोल रहे हैं आप लोग के भीमराव अंबेडकर बोल रहे हैं कि यहाँ पर भारत में ही केवल जाति के आधार पर ऊंचे नीचे का भेदभाव होता है, और कहीं पर पूरे दुनिया के कहीं कोई भी देश में इस प्रकार से भेदभाव नहीं किया जाता है। ठीक है, देखिए इस प्रकार से आप लोग का भेदभाव देखिए यहाँ पर ये भीमराव अंबेडकर साइड में भाषण दे रहे हैं ना, इधर है ना सभी के अनुसार देखिए ना, कोई कचरा साफ करने वाला, कोई है ना जात है, कोई है ना अलग अलग श्रमिक वर्ग है, बहुत सारी चीज़ें हैं ना, बहुत सारी वर्ग हैं। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब देखिए दूसरा पॉइंट आप लोग का आता है कि श्रम विभाजन रुचि के अनुसार नहीं है। जो श्रम विभाजन है वह रुचि के अनुसार नहीं है। लेखक बोलते हैं कि आज श्रम विभाजन मनुष्य की रुचि पर आधारित नहीं है। श्रम जो काम का जो विभाजन है वो मनुष्य के जीवन में, ठीक है, उसके रुचि के आधार पर विभाजन ये काम नहीं है। व्यक्ति के कार्य का निर्धारण जाति के आधार पर गर्भधारण के समय ही हो जाता है। जिस व्यक्ति का जन्म होने वाला है वह गर्भ में ही होता है, तब उसका ये काम का निश्चित हो जाता है कि वो काम की करेगा। आगे जो बड़ा होगा तो वो काम की करेगा, उसका ये हो जाता है, ठीक है, उसका निर्धारण हो जाता है। ठीक है, जन्मजात कार्य से बाधक है ना बनकर श्रमिक आधुनिक समयानुसार कार्यकुशलता नहीं हो पाते हैं, है ना सक्षम। ठीक है, श्रमिक समाज का निर्माण हेतु व्यक्तियों की क्षमता इस सीमा तक विकसित की जाए जिससे वह अपने पेशा या कार्य का चुनाव स्वयं करे। वो कहते हैं, लेखक कहते हैं कि ऐसी स्थिति आए भारत में या ऐसी स्थिति आए समाज में कि वह अपने अनुसार जिसमें उनकी रुचि है वह अपने अनुसार काम कर सके, उनको कोई भी दबाव नहीं दिया जाए कि तुम यह काम करो, नहीं, जो आपको इच्छा करता, जिसमें आप लोग को रुचि है वो काम किया जाए, है ना। ये कहते हैं कि उद्योग धंधों की प्रक्रिया व तकनीकी विकासशील और परिवर्तनशील होने के लिए चलते मनुष्य को पेशा बदलने की स्वतंत्रता मिलनी चाहिए, है ना। उनको अपने आप, मतलब कि अब उनको उद्योग शुरू करने का मन है तो करिए, धंधा कोई शुरू करने का मन है तो करिए, इस प्रकार से उनको
बिल्कुल छूट दिया जाए, ताकि क्या हो कि देश का भी विकास हो और मनुष्य का भी विकास हो, है ना। मिलनी चाहिए, ताकि भूखे मरने की परिस्थिति में जूझना नहीं पड़े, है ना। उनके अनुसार अब देखिए, उनको करने में जो अच्छा मन लगता है, जो अपना काम करके खा कमा रहे हैं, अब कहिए कि जो उनको अच्छा लगबे नहीं करता है उस काम में आप लोग धरा दीजिएगा, तो वो काम तो नहीं करेंगे, तो वो भूखे पेट ही मरेंगे। इससे अच्छा है कि जिनको जिस चीज़ में अच्छा लगता है, जिस काम में अच्छा लगता है वही काम करिए और उसका पूरा फायदा उठाइए, बहुत बेहतरीन रूप से अपना जीवन यापन करिए। इनके अनुसार ये बोला गया। जाति प्रथा भारत में बेरोजगारी को बढ़ाने का प्रमुख कारण है। जाति प्रथा जो है वो बेरोजगारी का बढ़ाने का प्रमुख कारण माना गया है, ठीक है ना। लेखक के अनुसार कि जाति के कारण जानते हैं क्या हो रहा है कि पूरे देश में बहुत ज़्यादा क्या हो रहा है, बहुत ज़्यादा, ठीक है क्या हो रहा है ना, बेरोजगारी बढ़ रहा है। जाति के कारण बेरोजगारी बहुत अधिक बढ़ रहा है जाति के आधार पर। अब जिस जाति में हुआ है जिसका जन्म, और वो उस काम को करना ही नहीं चाहता, तो वह बेरोजगारी है। अब दूसरा काम उसको करने नहीं दिया जाएगा और उसको अपना काम अच्छा नहीं लग रहा है, तो क्या होगा कि वो बैठा रहेगा, बेरोजगारी रहेगा, बेरोजगार रहेगा, इस प्रकार से रहेगा। तो ये सभी चीज़ कहती है। अगला जो पॉइंट आता है वह देखिएगा, है ना। चलिए अगला पॉइंट आप लोग के सामने आ रहा है। चलिए, कहता है कि जाति प्रथा में दोष। जाति प्रथा में क्या दोष है, कोई दिक्कत तो है? हाँ, दिक्कत तो बहुत ज़्यादा है। दिक्कत क्या है कि श्रम विभाजन की दृष्टि से भी जाति प्रथा कई गंभीर दोषों से युक्त है ना। श्रम विभाजन से ज़्यादा खराब है जाति प्रथा इनकी दृष्टि से, है ना। श्रम विभाजन से ज़्यादा दूषित है, यह दोष है। किसमें? जाति प्रथा में है। इस प्रथा में व्यक्ति की रुचि का कोई महत्व नहीं दिया जाता है। इस प्रथा में क्या होता है ना कि व्यक्ति का कोई रुचि का महत्व ही नहीं है। हम उसके जाति के अनुसार सब कुछ होगा, उसका मन में की चल रहा है उसके अनुसार नहीं होगा, उसके जाति के अनुसार होगा। लोगों का अरुचि तथा विश्वास पूर्ण करना गरीब की अपेक्षा अधिक, है ना, दुखदायी समस्या है। जाति प्रथा मनुष्य की प्रेरणा, कुशलता और आत्मशक्ति का दमन करता है ना। दमन कर सामाजिक नियमों में बांधकर उसे निष्क्रिय बना डालता है, ठीक है। क्या बोलते हैं ना कि जाति प्रथा है ना, जो जाति प्रथा का कारण क्या है ना कि किसी व्यक्ति में कुछ अच्छा करने की भावना जगता है, लेकिन वो अपने जाति के रहने के कारण, वह पिछड़ी जाति में रहने के कारण, है ना, ठीक है, निम्न जाति में रहने के कारण क्या होता है, वो अपना विकास नहीं कर पाता, अपने दिमाग का विकास, अपने, है ना, बहुत सारी चीज़ों का विकास नहीं कर पाता है, ठीक है ना। अब, है ना, उसके बाद बोलते हैं कि अतः यह निविवाद सिद्धांत है, ठीक है, कि आर्थिक पहलू से भी जाति प्रथा हानिकारक प्रथा है ना। आर्थिक पहलू से भी क्या है, जाति प्रथा जो है वो ज़्यादा हानिकारक प्रथा है। जाति प्रथा जो है वो आर्थिक पहलू से भी ज़्यादा हानिकारक प्रथा है, ठीक है। इतना बात समझ में आया आप सभी को? हाँ सर जी, हमको इतना बात समझ में आया। तो जाति प्रथा के दोष हैं जो आप लोग को यहाँ पर समझा दिए हैं, ठीक है। जातीय प्रथा के क्या क्या दोष हैं उसके बारे में आप लोगों ने भी पढ़ लिया, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं और लास्ट पॉइंट जो है वह लोकतंत्र के बारे में बताएंगे। क्या बताएंगे अभी? लोकतंत्र कैसे इसके चलते सफल नहीं हो पा रहा है, बहुत मतलब, और भी जिस लेवल तक इसको पहुँचना था उस लेवल तक नहीं पहुँच पा रहा है। देखिए बच्चों, देखिएगा, कहता कि लोकतंत्र की स्थापना है, लेकिन और भी विकास नहीं हो पा रहा है लोकतंत्र में। कहते हैं लेखक के अनुसार आदर्श समाज का, है ना, आदर्श समाज का आधार स्वतंत्रता, समानता तथा भाईचारा है। लोकतंत्र जो है वह आदर्श समाज है। आदर्श मतलब कि आइडियल, है ना, मतलब कि डिसिप्लिन में रहता है ना। लोकतंत्र क्या है कि सभी को समान अधिकार देता है ना, तो वही ना डिसिप्लिन, सभी के लिए बराबर, है ना। चलिए, कहता है उसको स्वतंत्रता प्रदान करता है, भाईचारा, सभी लोगों में भाईचारा होना चाहिए। लोकतंत्र में ये कहा गया है सब समाज में सभी वर्गों का हित निहित होता है। सब समाज में सभी वर्गों का हित और निहित होता है। डॉक्टर अंबेडकर ने स्वस्थ लोकतंत्र के लिए, है ना, स्वतंत्र, समता और भावात्मक की भावना पर बल दिया है। इसमें सबकी सहभागिता और बहुविध हितों का ध्यान रखना चाहिए, ठीक है। दूध पानी के मिश्रण के तरह ही हमारा लोकतंत्र है। दूध पानी के मिश्रण के तरह ही लोकतंत्र है।
जैसे दूध में पानी मिला दिया जाता है ना तो क्या हो जाता है, खराब हो जाता है। उसी प्रकार से हमारा जो लोकतंत्र है वह उसी के कारण खराब हो गया है, दूध के और पानी के कारण खराब हो गया है ना। इसलिए ध्यान देना है, ये चीज़ आप लोग को समझना है। दूध हो गया है ना उच्च और निम्न जाति का, ये ठीक है अंतर हो गया। तो यही चैप्टर है ना, इतना ही ये चीज़ आप लोग के चैप्टर में दिया गया था। उम्मीद करते हैं कि ये जो चैप्टर है वो आप लोग का कंप्लीट हो चुका होगा, और उम्मीद करते हैं बहुत ही अच्छी तरीके से आप लोग को समझा पाए होंगे, ठीक है। और इसके बारे में इसके जितने भी क्वेश्चन, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होंगे, सब्जेक्टिव क्वेश्चन है, वो आप लोग को मिल जाएंगे, ठीक है। वो आप लोग को मिल जाएंगे कल के क्लास में, आप लोग को सब चीज़ करा दिया जाएगा बेहतरीन रूप से। सब सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव जितने भी क्वेश्चन है इससे बन सकती है वो सभी चीज़ें आप लोग को दे दिया जाएगा, ठीक है। तो इतना बात तक आप लोग पढ़ते रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, और समझ में आया होगा तो इसको है ना शेयर कर दीजिएगा, ठीक है। तो कुछ क्वेश्चनों को कर लिया जाए अभी बच्चों, अभी कुछ क्वेश्चनों को कर लिया जाए। आइए हम लोग कुछ क्वेश्चनों को कर लेते हैं, आइए हम लोग कुछ क्वेश्चनों को अभी हम लोग कर लेते हैं, आइए, ठीक है। चलिए ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा बच्चों। यहाँ पर हम बता रहे हैं अभी बता रहे हैं हम लोग, है ना। क्वेश्चन लिखिएगा, क्वेश्चन फटाफट से बताइएगा। इसका बताइएगा कि है ना भीमराव अंबेडकर का जन्म, है ना, भीमराव लेखक का जन्म कब हुआ था, लेखक का जन्म कब हुआ, लेखक का नाम क्या है, फटाफट से। दूसरा नंबर बताइए जन्म कब हुआ था, लेखक का जन्म कब हुआ। तीसरा नंबर बताइए आप लोग मृत्यु कब हुआ, मृत्यु कब हुआ। चौथा नंबर बताइए कि है ना एनहिलेशन ऑफ कास्ट, एनहिलेशन ऑफ कास्ट का रूपांतरण, हिंदी रूपांतरण किसने किया, हिंदी रूपांतरण आप लोग को तो इतना समझ में आइए गया और दो बार रिवीजन हो चुका है। अगला आप लोग का और क्या बताएं, ठीक है, और आप लोगों को क्या बताएं, है ना, ठीक है, और बताएं क्या, है ना, इनकी माता जी का क्या नाम था, माता जी का नाम, ठीक है, माता का क्या नाम था, इनके पिता का क्या नाम था, पिता का नाम क्या था, ठीक है। बताइए फटाफट से सभी लोग, है ना। इतना क्वेश्चन रहने देते हैं, ठीक है, इतना तक ही लिखते हैं। तो श्रम विभाजन और जाति प्रथा के लेखक कौन है, तो यह देखिए बच्चों, ये याद रखना है कि ये क्या है, कौन सी विधा है, तो निबंध है, याद रखिएगा इसको। इसके लेखक है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, है ना, बाबा साहेब, ठीक है। चलो, है ना, चलिए जन्म इनका कब हुआ था, फटाफट से बताइए। तो कब हुआ था, तो 14 अप्रैल 1891 ईस्वी में महू MP मध्य प्रदेश में हुआ था, ठीक है। इनकी जो मृत्यु हुई वह कब हुई थी, तो दिसंबर 1900 कब हुआ था बच्चों, 1956 ईस्वी में हुआ था। कहाँ हुआ था, तो दिल्ली में हुआ था, ठीक है, दिल्ली में हुआ था। एनहिलेशन ऑफ कास्ट का हिंदी रूपांतरण किसने किया था, तो ललई सिंह यादव, ठीक है। अब देखिए माता जी का क्या नाम था, इनका माता का क्या नाम था, तो भीमाबाई, इनका माता का जो नाम था वह भीमाबाई नाम था। और पिता का क्या नाम था, तो याद रखना है रामजी सकपाल, यहाँ पर भी लगा लीजिए, ठीक है, भीमाबाई सकपाल और रामजी सकपाल, ये आप लोग को याद रखना है बच्चों। और उम्मीद करते हैं आप लोगों का क्लास बहुत अच्छा लगा होगा। थैंक यू। कल हम लोग मिलते हैं, इसके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन और सब्जेक्टिव क्वेश्चन कल ख़त्म कर देंगे, इस चैप्टर को ख़त्म कर देंगे। और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को इस क्लास को शेयर करिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे देख पाएँ। थैंक यू, ठीक है, चलिए।